माँ बहन के बारे में कोई भी अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हर दर्द माँ चुपचाप सहती है। आपने सुना होगा, हर दर्द को चुपचाप सहती रहती है, हमारी नींद के लिए वो जगती रहती है। बिहार में विकास को मुद्दा बना रही है भाजपा, कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है। विकास निकला है बड़े ठाठ से, चौराहों के बैनरों में मुस्कुराता हुआ, टीवी पे दौड़ता हुआ, रेडियो में गाता हुआ, अखबार में छपता हुआ विकास निकला है ठाठ से। गांव की सड़कें अभी भी वही टूटी धूल फाक रही हैं। स्कूल में छात्र शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं, कक्षा तालाब बन चुका है, लेकिन विकास तो निकला है ठाठ से। चौराहे पे इश्तहार में मुस्कुरा रहा है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का? नया मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आपको शपथ लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। अखिलेश यादव ने तो बहुत अच्छे से कह दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी क्यों चुप रह जाते हैं? वो भी मानते हैं तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वो उनको ही पता है कि भाई वहाँ पे इंडिया गठबंधन का चेहरा वही है। आपकी विधायक सदन के अंदर जाके योगी जी की तारीफ कर देती हैं, फिर बाद में चीछा लेदर होती है तो आपको निकालना पड़ जाता है उनको बाहर। पूजा पाल जी को सम्मान देने का काम किसने किया? समाज के अंदर में समाजवादी पार्टी ने टिकट दी, समाजवादी पार्टी ने सदन पहुंचाया। सुहाग उजाड़ कर जिन्होंने उनका अपमान करने का काम किया उनको तो आप लोगों ने टिकट उकट भी तो दिया। देखिए, मैं तो वही तो आपसे बोल रहा हूँ कि इनका काम है, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पे भी राजनीति अभी तक कर रहे हैं। सोचो आप भी देख रहे हैं आपके भैया अखिलेश यादव जी सांसद हैं, उनके चाचा जी शिवपाल जी को देख ही रहे हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव को देख ही रहे हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव को देख ही रहे हैं, चाचा जी के जो बेटे हैं प्रतीक जी उनको भी आप देख ही रहे हैं। मतलब पूरे के पूरे परिवार राजनीति में है। दूसरों पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और खुद परिवारवादी पार्टियों के साथ सत्ता चला रहे हैं। अपना दल को परिवारवादी पार्टी मानते हैं कि नहीं मानते? निषाद पार्टी को परिवारवादी पार्टी मानते हैं कि नहीं मानते? राजभर जी को परिवारवादी पार्टी मानते कि नहीं मानते? उनके साथ सत्ता में है। जहाँ सत्ता की जरूरत है वहाँ परिवारवाद नहीं होता उनके लिए। केंद्र में आ जाइए, केंद्र में देखिए, उन्होंने यहाँ पे सरकार चलाई, चौटाला जी के साथ रहे। आज यहाँ पे देखिए चिराग पासवान जी के साथ हैं। परिवारवादी पार्टी मानते कि नहीं मानते? एनसीपी को आप परिवारवादी पार्टी मानते कि नहीं मानते? शिवसेना को परिवारवादी पार्टी मानते कि नहीं मानते? पीडीपी टीडीपी को आप परिवारवादी पार्टी मानते कि नहीं मानते? क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, टेबल टेनिस भी खेल लेते हैं, बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, निशानेबाजी भी कर लेते हैं, सारे खेल खेल लेते हैं। कोई सा खेल है जो नहीं खेल पाते हैं? सारे गेम में खेलता हूँ, बस खाली खेला नहीं करता। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। शेर व शायरी के बड़े शौकीन आदमी हैं, कविताएं करते रहते हैं, तो स्वागत भी कुछ इसी अंदाज में हो जाए कि हरा वस्त्र है जिनकी पहचान, जब ये बोलते हैं तो बंद हो जाती है अच्छे अच्छों की जुबान, जिनसे भी मिलते हैं लोग कहते हैं कि आदमी है बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका अनुराग भदौरिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे ज़्यादा तो शायरी और शेर आपने पढ़ लिए। सोचा कि आप आ रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा स्वागत भी उसी तरीके से किया जाए। कैसे हैं आप और क्या चल रहा है आजकल? वक्त चाहे जैसा भी हो, मैं अपने विचारों से समझौता नहीं करता। कल भी जैसा था आज भी वैसा ही हूँ, भीड़ के साथ नहीं, मैं अपनी सोच के साथ चलता हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, आपके सामने हूँ। अब तो दिन भी बढ़िया हो गए हैं। सरकार ने कल ही खबर दी कि जीएसटी हमने कई सामानों से, कई चीज़ों से हटा दी है, कम कर दी है। अब टीवी सस्ता हो गया, फ्रिज सस्ता हो गया है, गाड़ियाँ सस्ती हो गई। गाड़ियों के शौकीन आदमी आप, तो क्या कुछ खरीदारी होगी? तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब जीएसटी लगाई थी उसके पहले गाड़ियों की कीमत क्या थी, अब जीएसटी हटाइए उसके बाद गाड़ियों की कीमत क्या है, तब भी ज़्यादा ही मिलेगी। तो जीएसटी लगाई क्यों थी इतनी महंगी? जहाँ लाखों करोड़ रुपया आम आदमी का गया है जीएसटी में, तो वो तो वापस नहीं मिलेगा। तो आप कभी भूल के सरकार की तारीफ मत नहीं, सरकार की तारीफ तब करें ना, सरकार जब तारीफ वाला काम करे। आप जीएसटी लगाई किसने थी? 28% जीएसटी लगाने की जरूरत ही क्या थी? आपने 28% जीएसटी लगाई थी और आज आप कह रहे हैं कि हमने जीएसटी कम कर दी। तो जो लगाई थी, जो आपने उपभोक्ताओं से लिए हैं पैसे, वो पैसे तो वापस नहीं आएंगे ना। इतना दर्द तो उन्होंने झेला है ना। तो ये तो वही बात होगी ना कि पहले आप बढ़ाओ और उसके बाद बाबई लूटने के लिए थोड़ा कम कर दो। लेकिन आम आदमी की तो जेब कटी रही है ना, इसका कौन जवाबदेही होगा? लेकिन फिर भी
थोड़े सामान सस्ते हो गए हैं, गाड़ियाँ सस्ती हो गई, तो भदौरिया जी कुछ प्लानिंग कर ना दिवाली वाली में खरीदने तो की? नहीं, इस तकलीफ में जो लोग गुजरे होंगे, जीएसटी जिन लोगों ने, देश की जनता ने दिया, इतनी महंगी जीएसटी दी, वो जब गुजरे होंगे तो उस तनाव में न जाने कितनी बीमारियां उनके शरीर में पैदा हो गई होंगी। इस तरह की चीज़ें अच्छी बात है, सरकार ने कम किया, लेकिन सरकार को पहले कम करके लगाना ही नहीं चाहिए था। सरकार सोच रही है कि भाई हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, फिर भी विपक्ष जो है तारीफ कर ही नहीं रहा। बिहार में आप लोगों ने बताइए, नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली दे दिया गया। अब देखिए, जहाँ तक माँ का शब्द है, मुझे लगता है कि जो हमारी माँ होती है वो, उसको शब्दों में बयां तो नहीं किया जा सकता ना। माँ बहन के बारे में कोई भी अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो। उसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा, जब इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति के माँ के बारे में कोई बात कर सकता है गलत, तो आम जनता की माँ बहनों के बारे में कैसी बातें होती होंगी, ये भी तो चिंता का विषय है। इसके मतलब ये कैसी संस्कृति और संस्कार हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुई है। ये बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है कि आपकी सरकार में, बिहार में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, और आपकी सरकार में माँ बहन को गाली दी जाए, तो ये जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी। जैसे जाखड़ा जी, जब हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, तो उनके एक सांसद जी कह रहे थे कि नहीं, वो जो बहनें थी उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, तभी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो आप जब कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर लोगों का मन बढ़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी की माँ के बारे में जिसने बोला, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर राजनीति एकदम नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जब हर दर्द माँ चुपचाप सहती है, आपने सुना होगा, हर दर्द को चुपचाप सहती रहती है, हमारी नींद के लिए वो जगती रहती है। सोचो, हर दर्द माँ चुपचाप सहती है, हमें नींद अच्छी आए इसलिए रात भर जगती रहती है। ऐसी माँ है, और माँ के बारे में कोई बोले तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार में चुनाव है और आप तो अखिलेश यादव के साथ घूमकर भी आ गए हैं, और बिहार में विकास को मुद्दा बना रही है भाजपा। कह रही कि हमने बहुत विकास किया है। बिहार क्या, पूरे भारत में हमने विकास किया है। विकास के बारे में आपका क्या ख्याल है? भारतीय जनता पार्टी का तो विकास ऐसा है, उसको तो ऐसे कह सकते हैं कि विकास निकला है बड़े ठाठ से। विकास निकला है बड़े ठाठ से, चौराहों के बैनरों में मुस्कुराता हुआ, टीवी पे दौड़ता हुआ, रेडियो में गाता हुआ, अखबार में छपता हुआ, विकास निकला है ठाठ से। गांव की सड़कें अभी भी वही टूटी धूल फाक रही हैं। स्कूल में छात्र शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं, कच्चा तालाब बन चुका है। लेकिन विकास तो निकला है ठाठ से, चौराहे पे इश्तहार में मुस्कुरा रहा है। आप हॉस्पिटल में जाओ, समय से डॉक्टर नहीं, समय से दवा नहीं, किसान की हालत बदहाल है, लेकिन विकास तो निकला है ठाठ से, अखबारों में छप रहा है बड़े जोरों से। कमाल है भाई, ऐसे ठाठ से विकास है। पर बेरोजगारी, महंगाई से टूट गई लोगों की कमर, लोग परेशान बदहाल हैं, लेकिन विकास टीवी पे दौड़ मार रहा है। कमाल है भाई, विकास मंचों पे चिल्ला रहा है, मंच पे विकास चिल्ला रहा है, टीवी में विकास दौड़ रहा है, बैनर में विकास मुस्कुरा रहा है, रेडियो पे विकास गा रहा है, पेपर में विकास छप रहा है। लेकिन आम आदमी की हालत आज भी खस्ता है, वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान है। कभी महंगाई से जूझ रहा है, कभी बेरोजगारी से जूझ रहा है, कभी शिक्षा से जूझ रहा है, कभी बढ़ती मेडिकल फैसिलिटी से जूझ रहा है, कभी वो किसान अपने अधिकार के लिए मर रहा है, उससे एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है। लेकिन विकास निकला है ठाठ से। अगर धरातल पर विकास नहीं होगा तो इस विकास का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इश्तहारों में, टीवियों पे, रेडियो पे और अखबारों में मुस्कुराता रहेगा। तो जब आप बिहार पहुंचे तो बिहार में आपने क्या देखा? अनुराग भदौरिया की नज़र से हम बिहार को समझने की कोशिश करते हैं कि आप जब वहाँ पे उस धरती पे गए तो आपको क्या लगा बिहार में? बिहार में 20 साल से तो कम से कम सरकार भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस दल की है, एनडीए की सरकार है। आज भी वही टूटी रोडें, आदमी आज भी
रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझ रहा है, जिस तरह का वहाँ करप्शन है, पुल तो हमेशा गिर ही जाते हैं, और जो रोड बनी भी है वो कैसी बनी वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं रास्ते पे चला हूँ। आदमी आज भी महंगाई से और बेरोज़गारी से बुरी तरह जूझ रहा है, और बाढ़ पूरी तरह से वहाँ पे छाई रहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने साल में सरकार ने क्या किया वहाँ पे? क्या ऐसा सिस्टम पैदा किया सरकार ने कि जैसे उनके गांव घर न डूब पाए? पानी की ऐसे बाढ़ रोकने की कौन सी व्यवस्था सरकार ने 20 सालों में की? आपने देखा पटना के हॉस्पिटल में सरेआम जिस तरह से एक फिल्मी स्टाइल में जाके गोलीबारी करके आदमी की हत्या कर देते हैं, तो आप सोचिए वहाँ बिहार की हालत क्या है। लेकिन अब बिहार बदलेगा। बिहार के लोगों का अब सरकार बदलने का विचार बन चुका है। वो अब इंडिया गठबंधन की तरफ चल जा रहे हैं। अब उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिया गठबंधन को इस बार जिताना है, क्योंकि यही लोग हैं जो कम से कम आंख में आंख डाल के सच तो बोलते हैं। अगर हम मदद कर पाएंगे तो बोलेंगे मदद करेंगे, हम मदद नहीं कर पाएंगे तो हम बोलेंगे नहीं करेंगे। आपको झूठे सपने दिखा के आपके भावनाओं को नहीं लूटेंगे, ये झूठे सपने दिखा के भावनाओं को लूट। तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का? नया मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आपको शपथ लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आप लोग एकदम एकजुट होकर प्रचार कर रहे हैं, बिहार में सभी दिख रहे हैं, राहुल गांधी भी दिखे, अखिलेश यादव भी दिखे, आप भी चले ही गए थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा जाता है तो अखिलेश यादव ने तो बहुत अच्छे से कह दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी क्यों चुप रह जाते हैं? वो भी मानते हैं तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वो उनको ही पता है कि भाई वहाँ पे इंडिया गठबंधन का चेहरा वही है। वो भी इस बात को मानते होंगे। ऐसा है पूरा इंडिया जब सवाल पूछा तो वो चुप हो जाते हैं, वो इस पे एकदम चुप्पी साध लेते हैं। नहीं चुप्पी। और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ये कहते रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, वहां के नेता, अगर आप किसी से पूछिए कि अगर आपके महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो सीएम कौन होगा, तो वो चुप हो जाते हैं। नहीं अभी इस पे हम बाद में बात करेंगे, बैठेंगे तो बात करेंगे। वो देखिए, वो एक कहने का तरीका होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, वो सबसे बड़े दल के नेता हैं, तो वो उसको मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में तय तो यही होना है, तो उसको एक अच्छे तरीके से बोलते होंगे, ऐसा मैं जानता हूं कि जिम्मेदारी से, क्योंकि भाई इंडिया गठबंधन है, उसमें और भी दल हैं, तो सभी दल के नेता एक बार बैठ जाएंगे तो होना तो तय वही है जो हम लोग कह रहे हैं, जो समाजवादी कह रहा है कि होना तो तेजस्वी यादव जी को ही है। बट एक इंडिया गठबंधन में मीटिंग के बाद वो डिक्लेयर होता है ना कि हमारे यहाँ मजबूत दलों का गठबंधन है, एनडीए की तरह मजबूर दलों का नहीं है कि जो हम कह देंगे वही हाँ होगा। वहाँ तो इंडिया गठबंधन में जो कह देंगे वहाँ के एक नेता वही हाँ होता है। तो यहाँ तो मजबूत दल है ना, तो एक साथ बैठते हैं तो उसमें नेता तय करते हैं, लेकिन तय है कि तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो बिहार में चुनाव में समाजवादी पार्टी मुख्य भूमिका में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, आपने कहा। तो जो सियासी पंडित हैं जो नज़र टिका के बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अखिलेश जी ने वहाँ पर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात कहकर 2027 में यूपी के लिए जो है अपनी पिच तैयार कर दिए कि भाई हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, लेकिन अपने राज्य में हीरो हम ही हैं। नहीं वो आप हमारे सहयोगी रहेंगे, भले ही देश में आप बड़ी पार्टी हैं, लेकिन हमारे राज्य में आप हमसे नीचे रहेंगे। नहीं तो हम अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के हीरो हैं, हीरो नंबर 1 हैं, इसमें दो राय कहाँ है। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, आजकल तो देश में के तीसरी नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी लोकसभा में, तो वो हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं। जनता के हीरो हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले, ऐसे हीरो जो जनता के दुख दर्द को समझते हैं, जो जनता की तकलीफ को समझते हैं। और उत्तर प्रदेश में 43 सीटें गठबंधन के साथ जिता के देते हैं, 37 खुद और फिर उसके बाद सहयोगी दल को। तो जो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश जैसी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जीत के आ रहे हैं लोकसभा में, बीजेपी 33 ही जीती है और हम 37 और मिला दो 43, तो हीरो कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर में? बीजेपी भी हीरो नहीं है, वहाँ तो हीरो नंबर 1 तो वही है ना। तीसरी तो आप हैं, हाँ। जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। नहीं तो उसका वो ख्याल है, वो तो विपक्ष के नेता, भाई हमारा उनसे कोई झगड़ा थोड़ी है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश के में परिप्रेक्ष्य में श्री अखिलेश यादव जी हीरो नंबर 1 है। मतलब सोचिए ना, वो बोलने से बच रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन आप जाके सीधे डिक्लेयर करके आ जा रहे हैं। क्योंकि हमें जमीनी हकीकत पता है, उन्हें भी पता है, वो भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। इंडिया गठबंधन एक है। बिहार के बाद आपके यहाँ भी चुनाव में 2027 में
लेकिन समाजवादी पार्टी को हम अगर देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो है आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। आपकी विधायक सदन के अंदर जाके योगी जी की तारीफ कर देती हैं, फिर बाद में छीछलेदर होती है तो आपको निकालना पड़ जाता है उनको बाहर। नहीं, आप बाहर देखिए, जाइए। जिनकी आप बात कर रहे हैं पूजा पाल जी की, आपने देखा होगा कि लगातार जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की मदद कर रही थी। उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। उसके बाद लगातार पार्टी की मीटिंगों में नहीं आना, पार्टी की नीतियों का विरोध करना, लगातार पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल रहना। तो जाहिर सी बात होती है कि समाजवादी पार्टी अनुशासन को मानती है। समाजवादी पार्टी की एक विचारधारा है, जो उस विचारधारा को नहीं मानता है उसको उस पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनको पार्टी से निकाला गया। तो टिकट देना ही नहीं चाहिए था, पहले पहचान लिए होता कि ये लोग तो तो आप भाजपा सोचो, के करीबी तो हैं। नहीं, आप सोचो कि पूजा पाल जी को सम्मान देने का काम किसने किया समाज के अंदर में? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने टिकट दी, समाजवादी पार्टी ने सदन में पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी जो आज बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो उनके सामने कैंडिडेट खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी उनको हराने के लिए पूरी जी जान लगाई पड़ी थी। बड़े बड़े नेता वहाँ इलाहाबाद प्रचार करने गए उनके असेंबली में, और उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं ने जोर लगा के उनको जिताया, सदन पहुँचाया। तो सम्मान दिलाने का काम किसने किया? समाजवादियों ने। जब हम सम्मान दिला देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना वावे लूटने के लिए आ गई। तो ये है, समाजवादी लोग हमेशा अनुशासन और को उनका मानने वाले। सुहाग उजाड़ कर जिन्होंने उनका अपमान करने का काम किया उनको तो आप लोगों ने टिकट उकट भी तो दिया। देखिए, मैं तो वही तो आपसे बोल रहा हूँ कि इनका काम है, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके नाम पे भी राजनीति अभी तक कर रहे हैं। सोचो आप, उनके पास मुद्दे नहीं, मुद्दों का टोटा है बीजेपी के पास। महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, एजुकेशन खराब व्यवस्था, मेडिकल खराब व्यवस्था, किसानों की बदहाली नहीं दिखाई दे रही है। जो लोग मर गए उनको भी जिंदा करके राजनीति करना चाहते हैं। अब जो दुनिया में नहीं है उनका नाम लेके क्यों राजनीति कर रहे हैं आप? राजनीति जो आज जिंदा है, जो लोग, जो युवा परेशान है, जिस पे आप लाठियां बरसा रहे हैं, और हम तो और छोड़ो, वो अपने एबीवीपी के छात्र संगठन पे लाठियां बरसा देते हैं। मरे हुए लोगों के नाम पे तो राजनीति आप भी कर लेते हैं। आपकी ही सांसद महोदय कई बार जो है राणा संघा के विवाद का पन्ना जो है सो खोल देते हैं। लेकिन लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारी भाषा, उन्होंने सदन में बोला कि मेरे वक्तव्य से अगर इसको नुकसान पहुंचता है तो इसको स्पंज कर दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह का वक्तव्य देती है? हमारे यहाँ कोई कहता है तो उन्होंने ये भी बोला कि इसको स्पंज कर दीजिए। सवाल ये है कि आपको एक नैतिकता होनी चाहिए। तो ऐसे विवाद होते क्यों है? मतलब पार्टी अपने नेताओं को बैठा के बात नहीं करती है? भाई 27 में चुनाव है, एकजुट रहना है, कहीं कोई कुछ बोले जा रहा है, कहीं कुछ अपनी अलग रणनीति के साथ चल रहा है। देखिए, कहीं कोई कहाँ चल रहा है भाई? हमारी पार्टी तो अनुशासन है। जो अनुशासनहीनता करता है वो पार्टी के बाहर जाता है। जैसा आप नाम ले रहे थे, वो बाहर गए। तो हमारे यहाँ तो पार्टी बड़े अनुशासन में रहती है। और पार्टी की एक आपने देखा ही होगा, हम लोग को तो आप कितने सालों से देख रहे हैं, विपक्ष में भी तो देखा है ना, देख रहे हैं ना आप मुझे लगातार। हम लोग तो वो हैं, सूखे हुए तालाब के किनारे बैठे हुए ऐसे हंस हैं जो पानी की आशा में फना हो जाएंगे लेकिन तालाब छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे जब अच्छा वक्त था पार्टी का तो हम लोग पद पे थे, नेता हम लोग का सम्मान करता था, जनता में उन्होंने सम्मान दिलवाया। आज सत्ता में नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि सत्ता में नहीं है तो आप पार्टी छोड़ के चले जाएं, दूसरी जगह मलाई खाने पहुंच जाएं। इसके मतलब आपका कोई विचारधारा ही नहीं है, आपका कोई विचार ही नहीं है। आपका विचार सत्ता है। जैसे कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, सत्ता जब होती है आ जाते हैं, सत्ता चली जाती है चले जाते हैं। तो जो ऐसे लोग किसी दल में हो, मैं तो कह रहा हूँ हर पार्टी को ऐसे लोगों को पहचानिए जो सत्ता के साथ आते हैं, सत्ता के साथ जाते हैं। इसके मतलब उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनकी विचारधारा सिर्फ सत्ता है, सत्ता के अलावा कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा की बात है, आप लोग समाजवाद की बात करते हैं। कुछ समय पहले यूपी में कथावाचक विवाद हुआ था, आपको ध्यान है वाली बात? उसके बाद से आपको आजमगढ़ में अपना पीडीए दफ्तर का शुभारंभ करना था। वो विवाद इतना बढ़ा कि काशी के पंडितों ने वहां पर आने से मना कर दिया। फिर आपने स्थानीय पंडित बुलाकर पूजा पाठ करवाई। आपके पास एक मौका था एग्जाम्पल सेट करने का, ये बताने का कि हाँ ठीक है भाई, पंडित नहीं है तो हमारे लोग भी पूजा कर सकते हैं। अब आपने क्यों नहीं एग्जाम्पल सेट किया? देखिए, वैसे तो आपने कह दिया कि हाँ पूजा पाठ कोई भी करवा सकता है, लेकिन जब बारी आती है तो आप लोग फिर ब्राह्मणों को लेके आते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी एक संगठन की पार्टी है। संगठन जो बात चाहता है, जो संगठन को अच्छा लगता है, वो बात की जाती है। उसमें आपने देखा होगा कि जब ये बात हुई
कि जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम लोग तो सनातन को मानने वाले लोग हैं। सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन तो जोड़ने की बात करता है। सनातन में तो जब अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता में लिखा है कि कथा कौन पढ़ सकता है, जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर त्याग की भावना हो, जिसके जो सत्य बोलता हो, सत्य की बात करता हो, ज्ञानी हो, तपी हो, तो क्यों नहीं करवा लिया आप लोगों ने पूजा वो किसी कथा और पढ़ से? सकता है, वो कथा पढ़ सकता है। तो इस तरह से किसी की चोटी काट देना, किसी पे मूत्र विसर्जन करना, ये ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने उस चीज़ का सामाजिक, चूँकि हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में एक इंसानियत की बात करते हैं, तो वो इंसानियत जिंदा रहना चाहिए, एक दूसरे से प्यार भाव जिंदा रहना चाहिए। अच्छा, मैं तो सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि समाजवाद का उदाहरण देने का सबसे बड़ा मौका था वो दिन, जब आप किसी और व्यक्ति से भी पूजा करवा के ये उदाहरण दे देते, ये बता देते कि भाई हमारे यहाँ कोई भी पूजा कर सकता है, कोई भी पूजा पाठ करवा सकता है, कोई भी कथा कह सकता है। इतना बढ़िया मौका था, पंडितों ने भी आने से मना कर दिया था, तो वही स्थानीय पंडितों को बैठाते, बढ़िया पूजा पाठ मेरी करवाते। बात आप नहीं समझे, ये जो वर्ड है आपका, इतना अच्छा मौका था। हम मौका के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीतिक मौका देखने के लिए नहीं, क्योंकि मौका मिल गया राजनीति कर लो। भावनाओं से, वही मैं कह रहा हूं, भावनाओं, हम लोग लोगों की भावनाओं को देख के जीते हैं। अगर उनकी जैसी भावना है उसके हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता मुझे चुनती है, जनता प्यार देती है, जनता की भावनाओं को चलते। हम राजनीतिक भावना नहीं देखते कि हमें राजनीतिक फायदा कहाँ मिलेगा, कहाँ इससे खबर बनेगी, कहाँ इससे न्यूज़ बनेगी। अरे न्यूज़ बने ना बने, खबर चले ना चले, जनता का भला होना चाहिए, जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, जिस भावना से जनता मुझसे जुड़ी है। हम जनता से हमारा जुड़ाव है। हम मौका परस्त नहीं है। जैसे आपने बोला मौका था अच्छा, अरे मौका मतलब क्या होता है? जनता हमारे लिए भगवान है, जनता हमारे लिए जनार्दन है। जनता के साथ हमारा जो जुड़ाव है वो मौका के लिए नहीं है, उनके तो हर सम्मान देने का भी मौका था। उनके हर अच्छे सुख दुख में हम शामिल रहते हैं, अच्छे दिनों में भी रहते हैं, दुख के दिनों में भी रहते हैं, तकलीफ के दिनों में भी रहते हैं, मौका के लिए नहीं। मौका तो था ना कि आप सम्मान करें मौका हमें, मैंने कहा ना, हम मौका आप नहीं चाह रहे, मैं समझ गया। हमारी राजनीति मौका परस्ती की नहीं है, हमारी राजनीति सेवा भाव की है। मौका परस्ती की राजनीति तो आप जानते ही हो कौन करता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिनको कल तक आप गलत बोलते थे, आज आपको सही लगने लग जाते हैं। ये किसकी राजनीति है? कमाल की राजनीति है ना। जिनको हम कल तक गलत बोलते थे, आज मुझे सही लगने लगे। ये राजनीति कौन करता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, हमें नहीं। सवाल ये है। तो क्या प्लान है 27 को लेकर? क्या अनुराग भदौरिया टीवी से बाहर निकलकर कहीं और किसी और बड़ी भूमिका में हमें दिखाई देंगे? देखिए, हम लोग तो हमेशा समाज को जोड़ने की बात करते हैं। और दूसरा जो आपका सवाल है कि टीवी से निकल के पार्टी जो काम देगी, पार्टी को जो लगेगा, जो मैं कर सकता हूँ, पार्टी को लगेगा यहाँ ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो जो दायित्व मुझे मिलेगा मैं करूँगा। आज दायित्व ये मिला हो ये कर रहा हूँ, कल और कोई दायित्व मिलेगा वो करूँगा। हम लोग तो पार्टी के सिपाही है ना। पार्टी चाहेगी तो अगली बार मुलाकात सदन में होगी। पार्टी चाहेगी तो सदन में, किसी भी सदन में मुलाकात हो सकती है, किसी भी सदन में। पार्टी जो चाहेगी, पार्टी हमारे लिए सब कुछ है। पार्टी जो चाहेगी, पार्टी चाहेगी सदन में भेजना तो सदन में मुलाकात होगी, पार्टी चाहेगी फील्ड पे काम करना तो फील्ड पे मुलाकात होगी, पार्टी चाहेगी टीवी पे रहना है तो टीवी पे मुलाकात होगी। पार्टी, हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के आदेश को मानते हैं। हम लोग एक अनुशासन में रहते हैं। हम पार्टी के विचारों पे चलते हैं, पार्टी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। वैसे तो मैं चाहता हूं कि मैं रहूं खलिहान में, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी तो मिलेंगे सदन में। मैंने कहा ना, पार्टी, हम लोग तो पार्टी के सिपाही है ना। हाँ। तो पार्टी जैसा चाहेगी वैसा होगा। पार्टी जहाँ मुझे भेजेगी, जिस तरह से मुझे जो दायित्व देगी उसका निर्वाह करेंगे। 2 साल बचे हैं चुनाव में, उससे पहले संभल हिंसा की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपी गई। उस रिपोर्ट के हवाले से एक खबर आई कि भाई संभल में हिंदुओं के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, बार बार वहाँ पर दंगे करवाए गए ताकि हिंदुओं को मारा जाए, और हिंदुओं की संख्या कम हुई है, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। चुनाव से पहले, ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट आना, इस पर आप क्या सोचते हैं? अगर इसके आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी कितना इनसिक्योर फील कर रही है। अब उसे पता है कि जनता ने मन बना लिया उन्हें हटाने का।
अब वो विकास के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहती, जबकि 8 साल की सरकार हो गई। इस समय कितना अच्छा उनके पास मौका था, अगर उन्होंने विकास किया होता तो आज विकास गिनाते, जब भी बोलते विकास गिनाते, मैंने ये काम किया, हमने ये मेडिकल कॉलेज बनवाए, हमने ये यूनिवर्सिटीज़ बनवाई, हमने ये रोज़गार लोगों की ज़िंदगी बदल दी, हमने किसानों के लिए ये काम कर दिया। गिनाते नहीं है कुछ गिनाने को। जब उन्हें लगता है कुछ गिनाने को नहीं है तो उसकी ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की राजनीति को लेके आ रहे हैं, संबल में और हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। अरे सरकार आपकी भी 14 साल रही है, लास्ट 30 सालों में 11 साल मेरी है, तो 14 साल बीजेपी की सरकार रही है, तो क्यों नहीं 14 सालों में आपने किया कुछ? आज आपको ये क्यों याद आ रहा है? इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आपकी नफरत की राजनीति आपको सूट कर रही है। इससे आपको लग रहा है कि हम ध्यान भटकाने की बात करें, इसलिए हम बार बार कहते हैं मजहब की दीवार गिरा दो, मजहब की दीवार गिरा दो, इंसान के अंदर एक इंसान को मिला दो। मजहब की दीवार गिरा दो, इंसान से इंसान को मिला दो, मंदिर मस्जिद का झगड़ा मिटा दो, प्यार की गंगा बहा दो। वाह, ये इस पे हम लोगों को काम करना चाहिए सभी को, चाहे किसी दल का कोई हो, चाहे हमारे दल का हो या उनके दल का हो। आखिर ये हिंदुस्तान तो अपना है, ये समाज तो अपने हैं, सब लोग तो अपने हैं। अगर कोई भी व्यक्ति को नुकसान होगा, तेरा मेरा नहीं होगा, वो हमारा होगा, ना वो बीजेपी का होगा ना समाजवादी का होगा। किसी भी इंसान को, किसी व्यक्ति को अगर तकलीफ होगी, दर्द होगा इस दुनिया में, अगर उसको किसी प्रकार की कोई नुकसान पहुंचेगा तो वो हमारा होगा, क्योंकि इसी समाज का होगा ना, वो भी तो भारतीय होगा, वो भी तो इसी समाज का हमारा ही भाई बहन होगा। पार्टियां अलग हो सकती हैं, हमारी पार्टियों में विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारी विचारधारा अलग, बीजेपी की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत तो एक ही होगी ना, इंसानियत तो अलग नहीं होनी चाहिए ना। वो भाई समाज में जो भी लोग रह रहे हैं अपने ही भाई तो हैं, अपने ही भाई बहन हैं। वो कुछ उस विचारधारा के, कुछ इस विचारधारा में हो सकता हूँ, लेकिन है तो अपने। अपनों को कैसे हम उनके अंदर नफरत बो दें? अपनों का नुकसान होगा तो अपना नुकसान होगा। इसलिए हम सनातन को मानने वाले लोग पूरे ब्रह्मांड को, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को। अरे ये तो अपने हैं, सामने ही रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, एक ही प्रदेश में, एक ही जिले में, अपने भाई बहन है ये। उनको अगर नुकसान होगा इस राजनीति से तो हम लोग को नुकसान होगा। हम ऐसा मानते हैं, वो बीजेपी वाले मानते नहीं मानते मुझे पता है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उनका भी किसी व्यक्ति को नुकसान होगा तो मेरा नुकसान है, अगर मेरे किसी व्यक्ति को नुकसान किसी को होगा समाज के अंदर तो उनका नुकसान होना चाहिए। लेकिन सर, ऐसी सोच होनी चाहिए। ऐसी कौन सी बात, उस समय ऐसा क्या हो जाता है जब सबको अपना मानने वाली पार्टी चुनाव के समय में अपने परिवार को प्राथमिकता देती है? चुनाव आएंगे फिर से परिवारवाद के आरोप आप पर लगेंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, आपके भैया अखिलेश यादव जी सांसद हैं, उनके चाचा जी शिवपाल जी को देख ही रहे हैं, उनके भाई धर्मेंद्र यादव को देख ही रहे हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव को देख ही रहे हैं, चाचा जी के जो बेटे हैं प्रतीक जी, उनको भी आप देख ही रहे हैं। मतलब पूरे के पूरे परिवार राजनीति में है। कितनी अच्छी बात है ना, कितना अच्छा लग रहा है आपको ये बोलने में, और सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है। चाचा, भतीजा, पत्नी, भाई, कितना अच्छा लग रहा है। चाचा का बेटा, चाचा का, माने ये कितना अपनापन है। इस परिवार को पाने के लिए हम लोग पूरे समाज में जीते हैं कि मेरा परिवार हो, परिवार में अपने लोग हों, अपनी दुनिया हो। अरे हम तो पूरे समाज को अपना परिवार मानते हैं, हम पूरा समाज। भाई चाचा होते हैं, गांव में एक चाचा हैं, चाचा के भी एक आगे रिश्तेदार रहते हैं, उनके भी आगे एक रिश्तेदार होते हैं, उनके आगे एक रिश्तेदार होते हैं। पूरे समाज में सारे लोग मिलके तो एक गांव बनता है। गांव में हर व्यक्ति आपका चाचा ताऊ होता है, गांव में हर व्यक्ति आपका भाई और बहन का रिश्ता होता है, क्योंकि एक ही खून होता है उनका। हम पूरे जिले को अपना परिवार मानते हैं, हम पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं, हम पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, और उस देश को परिवार मानते हुए हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। उस लोकतंत्र में जिस लोकतंत्र में जनता चुनती है। जनता, अगर आप किसी को टिकट दोगे, जनता जिसको चुन लेगी वो यहाँ पे लोकसभा में पहुंचेगा या विधानसभा में पहुंचेगा। हमारे हाथ में नहीं है, हमारे 37 सांसद हैं, सबको जनता ने चुना है। सिग्नेचर से नहीं होते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुराग भदौरिया के नाम पे सिग्नेचर कर दिया तो हम लोकसभा के सदस्य हो गए, ऐसा नहीं है। हमें जनता के बीच में जाना पड़ता है,
और उन्हीं परिवारों से हमें वोट मांगना पड़ता है, जिन परिवार की मैं आपको गिना रहा हूं कि जो परिवार समाज में रहते हैं, सारा पूरा उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है, उस परिवार में जाके वोट मांगते हैं और उस परिवार के लोगों को लगता है कि ये अच्छा काम करेगा, ये परिवार का लड़का अच्छा काम करेगा, बेटी अच्छा काम करेगा, तो उसको वो जनता, वो परिवार मुझे जिता के देता है। ये तो आपका नैरेटिव है ना? नहीं, मेरा नहीं, यही नैरेटिव एक्चुअली है। तो आप अपनों से कैसे भाग जाएंगे? हम तो पूरे देश को अपना परिवार मान रहे हैं, और हमारा देश पूरा परिवार, हम कैसे दूसरों को बोल देंगे ये मेरा भाई नहीं है? अगर कोई भी व्यक्ति भदौरिया है और मेरे इलाके का रहने वाला, मैं कैसे बोल दूंगा ये मेरा भाई नहीं है? कोई व्यक्ति अगर दूसरे समाज से भी आता है, यादव है, कुर्मी है, या किसी भी समाज का है, हमारे गांव में रहता है, मेरे समाज में रहता है, मेरा भाई है। हम सब हिंदुस्तानी, मेरा एक ही धर्म है हिंदुस्तानी, एक ही धर्म है हमारा इंसानियत, और एक ही धर्म है कि ये मेरा अपना परिवार है, क्योंकि सनातन यही कहता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। लोग तो ये भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश को परिवार मानते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अजीब सा है भाई, दूसरों पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और खुद परिवारवादी पार्टियों के साथ सत्ता चला रहे हैं। अपना दल को परिवारवादी पार्टी मानते हैं कि नहीं मानते, निषाद पार्टी को परिवारवादी पार्टी मानते हैं कि नहीं मानते, राजभर जी को परिवारवादी पार्टी मानते हैं कि नहीं मानते, उनके साथ सत्ता में है। जहां सत्ता की जरूरत है वहां परिवारवाद नहीं होता उनके लिए। केंद्र में आ जाइए, केंद्र में देखिए, उन्होंने यहाँ पे सरकार चलाई, चौटाला जी के साथ रहे। आज यहाँ पे देखिए चिराग पासवान जी के साथ हैं, परिवारवादी पार्टी मानते हैं कि नहीं मानते, एनसीपी को आप परिवारवादी पार्टी मानते हैं कि नहीं मानते, शिवसेना को परिवारवादी पार्टी मानते हैं कि नहीं मानते, पीडीपी टीडीपी को आप परिवारवादी पार्टी मानते हैं कि नहीं मानते। सवाल ये है, आपको जहाँ सत्ता पानी होती है वहाँ परिवारवादी पार्टी के साथ आप सत्ता बना लेते हैं, तब आपको परिवारवादी नहीं दिखाई पड़ता, और जैसे ही आपको छोड़ते हैं वैसे आपको परिवारवादी दिखाई देने लगता है। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। उन्हें सत्ता के लिए सब कुछ काम वो सत्ता के लिए करते हैं, वो सत्ता के लिए जिनको पहले गलत बोलते थे आज सत्ता पाने के लिए उनको सही बोलते हैं। कमाल है, जब सत्ता में जो लोग उनके साथ नहीं होते हैं वो गलत होते हैं, और जब वो उनके साथ आ जाते हैं तो वो सही हो जाते हैं। तो सवाल है कि ऐसी राजनीति समाजवादी नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के लिए जो गलत तो गलत है, जो सही तो सही है। ये नहीं कि सत्ता में आ गए और हमें उनकी जरूरत है तो वो गलत सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ओपी राजभर और संजय निषाद की बात आपने की, आजकल देख रहे हैं कि भी राजभर जी का विवाद चल रहा है एबीवीपी वालों के साथ। बड़ा ही अलग ही एबीवीपी पे वो आरोप लगा रहे हैं, एबीवीपी वाले इनके घर के बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये हालत है, सोचिए यूथ कितना परेशान उत्तर प्रदेश के अंदर में, और समाजवादियों के विचार देखिए। मैंने अभी आपको जो बताया था, हम पूरे समाज में सभी व्यक्ति को, सभी की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानते हैं, यही तो है। विचारधारा अलग हो सकती है, एबीपी अलग विचारधारा है, समाजवादी पार्टी छात्र सभा अलग विचारधारा है, लेकिन जब बात उन पे लाठी चली, उनको तकलीफ पहुंची, तो आखिर हैं तो हमारे भाई ना इसी समाज के। समाजवादी लोग गए, उनके साथ खड़े हुए, और खड़े हैं डट के, क्योंकि वो हमारे छात्र हैं। अब आप ऐसा बोल देंगे फिर राजभर जी 27 में आपके साथ आने का मन भी बना रहे होंगे, तो साथ नहीं आएंगे? क्यों यार, ये आदमी तो हमारा साथ ही नहीं दे रहा है, तो एबीवीपी वालों को सही बता अरे रहा है। मैं तो ये बात एबीवीपी की सही की बात नहीं है, बात ये है कि राजभर जी अभी बीजेपी के साथ हैं, उनकी आस्था अभी बीजेपी के साथ है, लेकिन वो भी अच्छी तरह जानते हैं, और उनके लोग भी जो बीजेपी के आदत है कि जो भी सहयोगी दल उनके साथ जाते हैं, या तो उनको खा जाते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं, उनकी पार्टी बचती ही नहीं है। तो ये डर शायद उनको सता रहा होगा, जिस तरह का प्रदर्शन उनके घर के बाहर है, तो उनके लग रहा होगा ये झगड़ा उनका और एबीवीपी का, माने बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। हम दूसरी बात कह रहे थे, हम कह रहे थे अगर कोई छात्र के साथ अन्याय होता है तो हम बीइंग छात्र होने के नाते, इंसानियत होने के नाते हम छात्र के साथ खड़े हुए। बिहार में आपने SIR देखा, चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार तो शुरुआत है, ये अन्य राज्यों में भी हम ऐसा करेंगे, यानी वो यूपी तक भी पहुंचेंगे। जब यूपी में चुनाव आयोग इस तरह का अभियान चलाएगा तो उस समय समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से चाहती है कि कोई वोट चोरी ना हो, क्योंकि वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है और किसी का वोट कटे नहीं, और अन्यथा क्योंकि ये अधिकार संविधान ने दिया है कि अपना मत का प्रयोग कर पाएँ, आप अपने मन की सरकार बना पाएँ, अपने आप को जो अच्छा लगता है उसको वोट करें। अगर आपको वोट करना ही को नहीं मिलेगा तो ये तो एक तरह से पाप और अन्याय है। ये तो संविधान का अपमान है कि हमें संविधान ने वोट करने का अधिकार दिया और मेरा नाम ही वोटर लिस्ट में अगर ना हो, तो ये अगर किसी के साथ ऐसा अन्याय होता है तो हम तो हमेशा खड़े होते। इसके पहले मैंने 18,000 एफिडेविट दिए थे कि भाई जिनके साथ अन्याय हुआ
और हम हमेशा संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम तो यही कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं छूटना चाहिए, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जो व्यक्ति इस देश का नागरिक है, जिसको ये संविधान अधिकार देता है कि वो अपने मन की सरकार चुने, तो उसको ये अधिकार तो मिलना चाहिए। राजनीति की बातें तो बहुत हो गई, जरा अब आपको जान लेते हैं। आजकल तो आम का मौसम चला गया है, बहुत सारे वीडियो देखे थे आप, एक बार चलाते थे, क्या बोलते हैं, पत्थर ढेला ढेला एक ढेला चलाए, हाँ। खूब सारे आम गिर जाते थे, 2-3 आम तोड़ लेते थे आप तो हैं। आपने तो देखा ही कि मेरे जो प्रैक्टिस कितनी है बचपन से, एक ढेला मारो तो 3-4 आम एक साथ में, क्योंकि आम इस तरह से लगे होते हैं ना, ऐसे अब आपको एंगल बनाना होता है कि इस एंगल से मारेंगे, जड़ पे मारते हैं सीधे, जड़ से मारता हुआ, तो ऐसे मारता हुआ जाएगा तो वो गिर जाएंगे। तो अब ये तो यही बचपन की जो गांव में जो लोग रहे हैं वो ये सब चीज़ें तो करते आए हैं ना, कि वो समझते हैं कि ढेला, वो समझते हैं कि जैसे खलिहान में कैसे जिया जाता है, या आपकी दिनचर्या कैसी होती है। आम का मौसम चला गया, अब क्या चल रहा है, अब काहे की तैयारी हो रही है? खेत में धान है, हाँ। तो धान लगा दिया गया है, धान बो रहे हैं अब आप? हाँ, अब उसकी अब तो वो तो हो ही चुका है भाई, अब तो उसकी रखवाली चल रही है। और आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, थोड़ा सा पानी बीच बीच में से, ज़्यादा जब ऊपर तक होता है तो थोड़ा सा इधर उधर निकालने की। टीवी डिबेट में कौन ज़्यादा धान बोता है? धान बो देना, धनिया सबसे बो ज़्यादा देना। धान एंकर बोते हैं, उनसे ज़्यादा धान कोई बो ही नहीं रहा है, एंकर ही धान बोता है। और वो एक दिमाग सेट करके आता है कि किसको सपोर्ट करना है। जैसे ही आप कोई अच्छी बात बोलोगे समाज के लिए, या किसी पार्टी के खिलाफ जाएगी, कौन सा पार्टी आप समझ सकते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उस पार्टी के खिलाफ जाएगी तुरंत टोक पड़ेंगे, तुरंत वो कहते हैं ना, तुरंत उसकी दूसरे पार्टी के जो उनके फेवरेट प्रवक्ता लोग हैं उनको मदद करने के लिए तुरंत उसको क्लू देने लग जाते हैं। लोगों ने कहा कि अनुराग जी से पूछिए कि कब तक हरा कुर्ता पहनेंगे, पार्टी का रंग लाल भी है, लाल भी पहन लेते, कभी पीला भी पहन लेते कभी थोड़ा। देखिए आप अच्छी बात है कि आपके पीछे लाल है, हमारे पीठ के पीछे तो लाल ही है। तो और दूसरी बात, हरा तो हम, चूँकि हम बचपन से ही, मैंने आपको बताया ना, तुम हरियाली, चूँकि हम तो खलिहान में सोने वाले लोग थे, खलिहान में सोते थे, रात में भी सो जाते थे जानवरों को रखाने के लिए। क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, टेबल टेनिस भी खेल लेते हैं, बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, निशानेबाजी भी कर लेते हैं, सारे खेल खेल लेते हैं। कोई सा खेल है जो नहीं खेल पाते हैं? देखिए बिल्कुल सही है, मैं गुल्ली डंडा से लेके, क्रिकेट से लेके, फुटबॉल से लेके, टेनिस से लेके, बैडमिंटन से लेके, घुड़सवारी से लेके, पिकल बॉल से लेके, सारे गेम में खेलता हूँ, बस खाली खेला नहीं करता हूँ। खेला मैं एकदम नहीं करता हूँ। बीजेपी वाले लोग कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, जो कल गलत था उसे आज सही कहेंगे, आज उसको सही कहेंगे। कमाल है ना। और उनके वादे क्या थे? कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। ये हालत आपने कर दी है। आपने तो हर घर में, आप बोले थे हम आएंगे, हर घर में खुशियाँ होंगी, हर घर में रोजगार होगा, पूरा घर खुशहाल होगा, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, चारों तरफ डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया होगा, और गांव-गांव में खुशहाली होगी। कहाँ है? लोग परेशान हैं, बदहाल हैं। अखिलेश यादव जी के साथ आप हमेशा रहते हैं, बिहार में भी आप उनके साथ गए हैं, आप उनको आदर्श मानते हैं, मित्र बताते हैं, कहीं जाते हैं आपको साथ लेकर चलते हैं। आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं आप अखिलेश जी के अंदर? कैसा व्यक्तित्व है उनका? जब वो टीवी से, कैमरे से, पत्रकारों से दूर होते हैं, अलग कमरे में अपने दोस्तों यारों के बीच होते हैं, तो कैसे होते हैं अखिलेश जी? अखिलेश जी सिर्फ नेता नहीं है, एक विचार है। मुस्कुरा के जवाब देते हैं, और वार भी मुस्कुरा के करते हैं। शालीनता से बोलना, राजनीति को समझते हैं, उसमें संतुलन रखना, बेवजह किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, और एक जनता से भावनात्मक रिश्ता रखना। वो जनता से भावनाओं का रिश्ता रखते हैं, और अपनों को सजोए रखना, और उनके साथ एक अच्छा सा व्यवहार रखना, जनता के बारे में हमेशा सोचते रहना। रास्ता भी चलेंगे तो आप देखते चलेंगे, रास्ते में बोलेंगे अरे ये देखो, ये रोड अगर और चौड़ी हो जाती, अगर सरकार आएगी तो उसको और चौड़ी कर देंगे, तो यहाँ से एक फ्लाईओवर निकाल देंगे तो कम से कम ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा। फिर कुछ दूर आगे बढ़ेंगे तो कुछ लड़के खेतों में खेलते नज़र आएंगे, फिर कहेंगे देखो यहाँ पे अगर एक स्टेडियम बन जाए और एक यहाँ पे हम कोच रख दे तो यहाँ पे टैलेंट निकल के आ जाएगा। वो रास्ता चलते वो हमेशा चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। कई बार तो जब लिफ्ट में हमने देखा, जब लिफ्ट में चलते हैं
तो लिफ्टमैन से पूछने लगते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है आपने क्या किया है, तो बोलता है कि पहले मैं उसमें काम करता था, एक रेस्टोरेंट में काम करता था, और आज चूंकि वो बंद हो गया तो मैं यहाँ के लिफ्टमैन बन गया। तो उससे पूछेंगे तुम क्या अच्छी चीज़ बनाते हो, तो कहेगा मैं डोसा अच्छा बना लेता हूँ या पूरी सब्जी अच्छा बना लेता हूँ। तो उसके बारे में सोचेंगे, फिर इसके बारे में इसको इस तरह के जो लोग हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इनके पास टैलेंट है, ये अपने टैलेंट को गलत जगह पे, तो रास्ता चलते लोगों से अपना कम्युनिकेशन रखते हैं, रास्ता चलते लोगों से मिलते हैं और अपनी उनके बारे में सुनते हैं, जानते हैं कि उनकी इंसानियत का जवाब नहीं है, दिल बहुत बड़ा है, दिल खोल के लोगों से मिलते हैं। तो एक उनके अंदर सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो इंसानियत की है और बड़े दिल होने की है, और सबका सम्मान करते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी बातचीत के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, राजनीति से लेकर बातचीत इनके कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में हुई, इनके अनुभवों को भी हमने जाना। हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आप देखते रहिए ABP लाइव।